हेलो बडीज। तो हम शुरू करते हैं अगली यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो 3 चैप्टर यहाँ पर बचे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेल्विन कैल्विन के बारे में। मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया था। इन्होंने कार्बन 14 का यूज़ किया, और कार्बन 14 का यूज़ करके इन्होंने जो कार्बन एसिमिलेशन, या जिसे आप केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, उसका पता लगाया था, और इसके लिए इन्हें 1961 का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो चैप्टर 11 हमारा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस में देखिए, सबसे पहले तो हम क्या क्या, बहुत जो बेसिक बात है जो आपसे पूछी जाएंगी, बस उन्हीं को हम लोग अब रिवाइज कर रहे हैं इस समय यहाँ पर। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की, जो फोटोसिंथेसिस है ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्सॉर्ब करता है, CO2 को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें आपको याद करना है जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मिंट प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक बेलचार इन्होंने लिया था, है ना। और मिंट प्लांट यहाँ पर आपको दिखाई दे, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये मिंट प्लांट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है। दूसरा यहाँ पर साइंटिस्ट थे जॉन इंजनहाउस। इंजनहाउस की बात करें तो इंजनहाउस ने बताया कि जो प्लांट प्रोसेस होता है उसके लिए सनलाइट एसेंशियल होती है, यानी इन्होंने सनलाइट का रोल बताया था प्लांट प्रोसेस के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए। और इन्होंने जो इंजन हाउस ने ये भी दिखाया कि जो के ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, केवल वही ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं, वही ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। 1854 में जूलियस वॉन सैक के द्वारा एविडेंस दिया गया कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है। TW एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने क्लेडोफोरा नाम के ग्रीन एल्गा का यूज़ किया, और इन्होंने प्रिज्म का यूज करके पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया था। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एंगलमैन के द्वारा दिया गया। बस बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद ये जो इक्वेशन आपको दिखाएगी CO2 प्लस वाटर गिव CH2O प्लस O2, ये यहाँ पर आपको एम्पेरिकल इक्वेशन दिखाई गई है। ठीक है। यहाँ पर CH2O जो है ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है। वॉन नील की बात करें तो वॉन नील ने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने ये पता लगाया कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करता है। ठीक है। अब ग्रीन प्लांट में जो H2O होता है ये हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, और ये खुद ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। जब वाटर की जगह पर H2S का यूज होता है हाइड्रोजन डोनर के लिए पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि सल्फर या सल्फेट होता है। ठीक है। तो वॉन नील ने ये पता लगाया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ग्रीन प्लांट से वो वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में इसे रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के द्वारा प्रूव भी किया गया। करेक्ट इक्वेशन की अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो करेक्ट इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये करेक्ट इक्वेशन यहाँ पर है। ठीक है। करेक्ट इक्वेशन यहाँ पर है। अच्छा, अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की साइट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती। क्लोरोप्लास्ट अभी हमने पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। जो ग्रेना होता है
ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली ये मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, और जो मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है वो थैलाकॉइड के जो इनर मेम्ब्रेन उसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है। अब जो मेम्ब्रेन सिस्टम है यानी ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करते हैं। इसे लाइट रिएक्शन का नाम दिया जाता है। स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है जिससे शुगर की सिंथेसिस होती है और शुगर को बाद में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शन चलती हैं वो डायरेक्टली लाइट ड्राइवन नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहते हैं, जबकि लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में चलती हैं या लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली को मिला के मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ये स्ट्रोमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली से मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। दीज आर द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं तो लीफ में कई तरह के पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जब सेपरेशन करते हैं तो पिगमेंट के जो कलर होते हैं, क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन होता है, कैरोटीनॉइड का कलर येलो टू येलो ऑरेंज होता है, जेंथोफिल का कलर येलो होता है। ये भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है, चारों कलर मैचिंग टाइप में पूछे गए थे। ठीक है, अब जो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जो ब्लू और रेड लाइट है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा हो रहा है। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लू और रेड लाइट होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है कि इन द ब्लू एंड रेड रीजन आल्सो शोज हायर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोफिल ए वो मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसोसिएटेड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और साथ ही साथ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। चार मेन घटनाएं यहाँ पर होती हैं। अब लाइट रिएक्शन में दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 एंड PS2। PS1 और PS2 की अगर हम बात करें तो इनका जो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर जो होता है वो, अगर हम फोटो सिस्टम वन की बात करें तो फोटो सिस्टम वन का जो रिएक्शन सेंटर होता है, PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है ये क्लोरोफिल ए बनाता है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 700 नैनोमीटर होता है, इसे P700 कहा जाता है। जबकि फोटो सिस्टम 2 में जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 680 नैनोमीटर होता है, जिसे P680 कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो फोटो सिस्टम A1 और 2 जो हैं ये नाम डिस्कवरी के सीक्वेंस के आधार पे रखे गए हैं, डिस्कवरी के आधार पे इनका नाम रखा गया है। लेकिन जब फंक्शन होता है तो पहले PS2 काम करता है और फिर PS1 आता है। तो PS2 में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप करता है न्यूक्लियस से बाहर की ऑर्बिट में, और इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास होते हैं जिनमें बहुत सारे साइटोक्रोम होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली मूव करते हुए PS1 तक जाते हैं। PS1 जो होता है इसके लिए जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन होता है,
एटीपी के फॉर्मेशन को फास्फोराइलेशन का नाम देते हैं। फास्फोराइलेशन यहाँ पर दो तरह का होता है, एक नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक होता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसे जेड स्कीम कहते हैं, और जेड स्कीम के दौरान एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 और PS1 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं, है ना। ये देखो, ये जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक है, पहले PS2 है फिर PS1 है, एटीपी भी बन रहा है और एनएडीपीएच भी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है ये PS2 से रिलेटेड होती है, PS2 से रिलेटेड होती है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड में यानी ल्यूमेन की तरफ लोकेटेड होता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। और वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग से 4 प्रोटॉन, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी जो ऑक्सीजन है जो कि नेट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का है, ये वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज हो जाता है। देखिए, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2 विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड, यानी ल्यूमेन की साइड में ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिया गया, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उसे हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी दो जगह बनती, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी बनती तो उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट। अब अगर PS2 और PS1 दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहते हैं, और यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पर केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो PS1 अगर केवल फंक्शनल है तो केवल यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो साइट है वो स्ट्रोमा लैमेली है, और स्ट्रोमा लैमेली में जो PS2 होता है, स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें PS2 भी नहीं होता और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। जबकि ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें PS1 PS2 भी होते हैं और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइक्लिक फास्फोराइलेशन उस केस में भी हो जाता है जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल होती है। अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट ही आ रही है तो PS2 एक्टिवेट ही नहीं होगा, केवल PS1 एक्टिवेट हो पाएगा, और उस केस में केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है एटीपी सिंथेसिस को क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिपेंड करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर, प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो मेम्ब्रेन के क्रॉस बनता है। क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है जहां पर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है ल्यूमेन के साइड, जबकि रेस्पिरेशन में जो प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्युमुलेट होते हैं, और वहां पर जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब देखिए, जो केमी ऑस्मोसिस है, केमी ऑस्मोसिस के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। केमी ऑस्मोसिस के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या चाहिए? केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेज। इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एटीपी सिंथेज यहाँ पर होता है, जो एटीपी सिंथेज होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एटीपी सिंथेज के 2 पार्ट यहाँ पर होते हैं, एक पार्ट होता है CF0 और दूसरा जो पार्ट होता है वो CF1 होता है। जो CF0 पार्ट होता है, ये CF0 पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर धसा होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, और जो CF1 पार्ट होता है ये बाहर की तरफ लटका रहता है। ये यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने लिख के भी दिया हुआ है ना।
करें जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है ये CF0 बनाता है एटीपी सिंथेज का, और जो CF1 है ये आउटर सरफेस से बाहर की तरफ लटका रहता है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, NADPH का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब जो एटीपी और NADPH बने हैं इनको स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को फिक्स करने के लिए यानी शुगर की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाएगा। तो जो डार्क रिएक्शन है उसे हम बायोसिंथेटिक फेज के नाम से या कार्बन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है बेटा एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाती है और एटीपी और NADPH को अब डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा शुगर को बनाने के लिए। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर बेटा। तो डार्क रिएक्शन में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डार्क रिएक्शन में किस तरीके से शुगर बनती है ये मेल्विन केल्विन ने पता लगाया था, इसलिए उनके सम्मान में साइकिल को केल्विन साइकिल ही नाम दे दिया गया। ठीक है, केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल की अगर बात करते हैं तो केल्विन साइकिल में यहां देखिए आप जरा, द केल्विन साइकिल की अगर बात करते हैं तो केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाई जाती है, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो या कोई और प्लांट हो, जैसे कैम प्लांट हो, सभी में केल्विन साइकिल मेन पाथवे है। ठीक है, अब केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। चलो शुरू करते हैं कार्बोक्सिलेशन से। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में जो CO2 होता है, ठीक है, CO2 जो होता है ये CO2 RUBP के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, RUBP जो है ये CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है। RUBP 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, 5 कार्बन की एक यहाँ पर कीटोस शुगर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये देखिए 5 कार्बन कीटोस शुगर, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP। तो RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का। तो RUBP में 5 कार्बन है, CO2 एक कार्बन, मिलके 6 कार्बन हो गए, और 6 कार्बन हो गए इसलिए 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। जो 3-PGA है दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है और 3-PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तीसरे कार्बन पे फास्फोरस है इसलिए 3-PGA कहते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रुबिस्को एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च होते हैं फास्फोराइलेशन के लिए और 2 NADPH खर्च होते हैं एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए, फिक्स करने के लिए। और चूंकि एक केल्विन साइकिल में एक CO2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर एक ग्लूकोज आपको बनाना है तो 6 CO2 चाहिए, इसलिए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 टर्न केल्विन साइकिल के लगते हैं, 6 टर्न केल्विन साइकिल के लगते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन में जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP उसे रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेशन स्टेप में एक ATP फास्फोराइलेशन के लिए जरूरत पड़ता है। यानी एक साइकिल में अगर आप देखें तो 3 ATP खर्च हो रहे हैं, 2 NADPH खर्च हो रहे हैं, और साइकिल यहां देखिए एवरी CO2 मॉलिक्यूल जो केल्विन साइकिल में एंटर होती है उसके लिए 3 मॉलिक्यूल ATP के और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं, और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 टन साइकिल चलेगी। अगर 6 टन साइकिल चलेगी तो उस केस में 6 टन अगर साइकिल चलेगी 6 CO2 जाएंगे तो 12 NADPH और 18 ATP यहां पर खर्च होंगे।
तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 CO2, 12 NADPH और 18 ATP यहाँ पर खर्च होते हैं। अब बात करते हैं C4 पाथवे की। C4 पाथवे की बात करें तो ये उन प्लांट में होता है जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जैसे मेज हो गया, स्वारगम हो गया, सुगर केन हो गया, ये C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट में C4 पाथवे तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो C3 पाथवे या कैल्विन पाथवे है, ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, ये मेन पाथवे होता है। अब जो C4 प्लांट है वो स्पेशल होते हैं, इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता और इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो C4 प्लांट में वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग स्पेशल सेल पाई जाती है जिन्हें बंडल शीथ सेल कहते हैं, और बंडल शीथ सेल का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट की खास बात है, हम क्रेंज एनाटॉमी से ही पहचान करते हैं। अब ये जो बंडल शीथ सेल होते हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो बंडल शीथ सेल में लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ की पे थिक वॉल है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। C4 प्लांट आपको याद करने हैं, मेज एंड सॉर्गम यहाँ पर NCERT ने आपको दे रखे हैं। तो बंडल शीथ सेल के द्वारा हम C4 प्लांट की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। C4 प्लांट को हैचन सिलेक ने पता लगाया था, इसलिए इसे हैचन सिलेक पाथवे कहा जाता है। अब C4 साइकिल की अगर बात करें, C4 पाथवे की बात करें, तो यहाँ पर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसे फास्फोइनॉल पायरुवेट या पेप कहते हैं, जो कि मीजोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो पेप होता है ये CO2 को एक्सेप्ट करता है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज करता है। जब पेप CO2 को एक्सेप्ट करता है तो इससे C4 एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो मीजोफिल सेल के अंदर बनता है। मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है ये दूसरे 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड को मीजोफिल सेल के अंदर, और फिर मीजोफिल सेल से ये 4 कार्बन के कंपाउंड मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके बंडल शीथ सेल में जाते हैं। बंडल शीथ सेल में जाने के बाद जो C4 एसिड है ये ब्रेक होते हैं, जिससे CO2 रिलीज होता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस आता है मीजोफिल सेल के अंदर और फिर से पेप को रिजेनरेट कर देता है। अब जो CO2 रिलीज हुआ है बंडल शीथ सेल के अंदर, ये कैल्विन साइकिल की शुरुआत करता है। कैल्विन साइकिल एक ऐसा पाथवे है जो सभी प्लांट में कॉमन होता है। बंडल शीथ सेल की अगर बात करें तो बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, लेकिन पेप्केज एंजाइम यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल आपको दिखाई गई है। मीजोफिल सेल के अंदर प्राइमरी फिक्सेशन होता है, इसके बाद C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट करके C4 एसिड बंडल शीथ सेल में ले जाते हैं, जहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होके CO2 बनाते हैं जो कैल्विन साइकिल में एंटर करता है, और C3 एसिड को वापस ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं मीजोफिल सेल में, जहां पर रीजनरेशन करते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट का। तो जो ग्लूकोज बनना है वो कैल्विन साइकिल से ही बनना है। जो बेसिक पाथवे है जिससे शुगर बनती है वो कैल्विन पाथवे है, और कैल्विन पाथवे कॉमन पाथवे है C3 और C4 प्लांट में। ठीक है। अब करें कैल्विन पाथवे जो है, ये कैल्विन पाथवे अकर इन मीजोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट, जबकि C4 प्लांट की बात करें तो मीजोफिल सेल के अंदर कैल्विन साइकिल नहीं चलती, क्योंकि वहां पर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर फिक्सेशन हो नहीं सकता है, कार्बोक्सिलेशन हो नहीं सकता है वहां पर। अगली घटना है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होता है, लेकिन C4 प्लांट में नहीं होता है। अगर RUBP CO2 से रिएक्शन करता है रुबिस्को के द्वारा तो 2 मॉलिक्यूल 3 PGA के बनते हैं, लेकिन अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए तो एक मॉलिक्यूल बनता है फास्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल बनता है फास्फोग्लाइकोलेट का। 2 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है।
और ये जो फास्फोग्लाइकोलेट होता है ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाता है। फोटो रेस्पिरेशन में ना तो शुगर बनती है और ना ही एटीपी की सिंथेसिस होती है, बल्कि यहाँ पर एटीपी का यूज करके CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन, इसका सिग्निफिकेंस अभी तक हमें पता नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट क्यों करते हैं। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले दो तरह के फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर आपको याद करने, एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन और वाटर आ जाएगा। इनमें जो CO2 है, CO2 मेजर फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। जब कई सारे फैक्टर एक साथ किसी प्रोसेस को प्रभावित करते हैं तो वहां पर ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एप्लीकेबल होता है। ये लॉ 1905 में ब्लैकमैन्स के द्वारा दिया गया। अब यहां पर सबसे जो पहला फैक्टर है वो है लाइट। लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन रेट में लीनियर रिलेशनशिप होता है लो लाइट इंटेंसिटीज पर। यानी जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे CO2 फिक्सेशन रेट भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हायर लाइट इंटेंसिटीज पर जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। साथ ही साथ जो लाइट का सैचुरेशन है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट पे मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेड में ग्रो करने वाले या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट के अलावा जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें तो ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस का है। CO2 का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04% है। अगर हम CO2 का कंसंट्रेशन 0.05% तक बढ़ा दें तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाने पर ये प्लांट को डैमेज करेगा। C3 और C4 प्लांट CO2 के प्रति अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट के लिए तो C4 प्लांट के लिए जो सैचुरेशन है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे मिलेगा और C3 प्लांट का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 400 माइक्रोलीटर पर लीटर के ऊपर होता है। इसका मतलब ये कि करंट जो अवेलेबिलिटी CO2 की है वो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है, C4 प्लांट को सैचुरेशन मिल गया, इसीलिए C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ग्रीन हाउस क्रॉप की बात करें तो टोमेटो एंड बेल पेपर, बेल पेपर कहते हैं शिमला मिर्च को, टोमेटो और बेल पेपर ग्रीन हाउस क्रॉप हैं। जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट में ग्रो कराते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है ये डार्क रिएक्शन को प्रभावित करता है। डार्क रिएक्शन जो कि एंजाइमेटिक होते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं। C4 प्लांट की बात करें तो ये हायर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। हायर टेम्परेचर में हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन C3 प्लांट के लिए मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। ठीक है। अगर हम ट्रॉपिकल प्लांट की बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट टेम्परेट प्लांट की तुलना में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रखते हैं। चौथा फैक्टर वाटर है। वाटर की बात करें तो वाटर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं करता है। हाँ, पानी की जब कमी हो जाएगी तो पानी की कमी होने से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे, जिससे CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और CO2 की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया फोटोसिंथेसिस। चैप्टर नंबर 12 है रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो रेस्पिरेशन में यहाँ पर एक्चुअली हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में यानी सेल के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ
ATP। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जिन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए, लेकिन प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं स्पेशल कंडीशन में कुछ प्लांट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखें यहाँ पर, तो ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई गई यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, और ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की जो स्कीम है वो एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड पारनास के द्वारा दी गई थी, और इसीलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है, ग्लाइकोज जिसका मतलब शुगर होता है और लिसिस मतलब स्प्लिटिंग होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये अकेला प्रोसेस होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये ग्लाइकोलिसिस अकेला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल के अंदर चलता है, और ये ग्लाइकोलिसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और सभी लिविंग सेल के अंदर पाया जाने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में जो ग्लूकोज है सुक्रोज से आता है ना, और या फिर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से आता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टेज एंजाइम प्लांट में करता है, और ये दोनों जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं दोनों ग्लाइकोलिटिक पाथवे यानी ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फास्फोराइलेशन होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज का यूज किया जाता है। ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये फिर से आइसोमेराइज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और इसके आगे की सारी घटनाएं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए सेम होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पर एक एटीपी खर्च हो जाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, यहाँ पर एक एटीपी खर्च हो जाता है। फ्रक्टोज से 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है ये ट्रायोज फॉस्फेट बनाता है। एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट। ये दोनों आपस में आइसोमेराइज होते हैं। अब ट्रायोज फॉस्फेट जो है ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, जहां पर एक NADH का फॉर्मेशन होता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और यहाँ पर एक ATP जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है, 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और फास्फोइनॉल पायरुवेट यानी पेप्स से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ATP जनरेट होता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शन होते हैं, और 10 रिएक्शन में 10 डिफरेंट एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर ATP जो होता है वो 2 स्टेप पे यूटिलाइज होता है। पहला, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब एक ATP खर्च होता है, और दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तब एक ATP खर्च होता है। तो 2 ATP यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट में और 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में स्प्लिट होता है। ठीक है, एक स्टेप ऐसा आता है जहां पर NADH का फॉर्मेशन होता है NAD से, और ये तब होता है जब 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया था। ये देखिए यहाँ पर NADH बनता है जब 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो PGL ऑक्सीडाइज होके बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और इस दौरान भी ATP का फॉर्मेशन होता है।
तो अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो नेट गेन एटीपी का होता है, ये 2 एटीपी आपको याद करनी है यहाँ पर। अब पायरुविक एसिड जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट होता है। अब इसका मेटाबॉलिक फेट क्या होता है, ये डिपेंड करता है सेलुलर नीड के ऊपर और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। 3 तरीके से जो पायरुविक एसिड होता है इसका भविष्य हो सकता है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो पायरुविक एसिड है ये एंटर करेगा। फर्मेंटेशन जो होगा ये एनारोबिक कंडीशन में होता है कई सारे प्रोकैरियोट में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होना होता है तब CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे। तो चले फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये करेगा जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होगा, और इसके द्वारा जो पायरुविक एसिड है ये CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। यहाँ जो एंजाइम यूज होंगे वो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यहाँ पर यूज होगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल सेल में, हमारी मसल के अंदर भी एक्सरसाइज के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों ही प्रोसेस में जो NADH होता है वो NAD में रीऑक्सीडाइज हो जाता है। लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। 7% से कम एनर्जी जो ग्लूकोज में होती है वही रिलीज हो पाती है। साथ ही साथ ये दोनों प्रोसेस बहुत ही हैजार्डस होते हैं। जो एसिड या अल्कोहल बनता है ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर एल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो गया तो ईस्ट के लिए पॉइजन का काम करेगा ये। तो अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे CO2, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। फर्मेंटेशन के दौरान केवल 2 ही एटीपी टोटल निकलते हैं, वो भी ग्लाइकोलिसिस वाले ही हैं। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखेंगे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो पायरुविक एसिड है इसको ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया ले जाना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एक CO2 रिलीज हो जाएगा और एक NADH का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर मैग्नीशियम का कोएंजाइम ए का और NAD का इंपॉर्टेंट रोल होता है। NAD आप जानते हैं कि ये खुद ही एक कोएंजाइम है, मेटालायन नहीं, कोफैक्टर का एग्जाम्पल है। तो इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं, ये लिंक रिएक्शन है। और ये रिएक्शन कहाँ पर चलती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है यहाँ पर बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये एंटर करता है एक साइक्लिक पाथवे में जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले हैंस क्रेब के द्वारा बताया गया था, उन्हीं के सम्मान में इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल की शुरुआत कैसे होती है? क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप होता है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, साथ ही वाटर का भी यहाँ पर यूज होता है और सिट्रिक एसिड बनता है। तो सिट्रिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का। इस रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम सिट्रेस सिंथेज करता है, और साथ ही एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए का यहाँ पर रिलीज हो जाता है। सिट्रेट इसके बाद आइसोमेराइज होकर आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करता है, और इसके बाद 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं जिससे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पहले बनता है और उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सक्सिनिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद सक्सिनिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है और एक मॉलिक्यूल GTP का बनता है।
इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये जो जीटीपी है एक कपल्ड रिएक्शन के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। अब जो सक्सिनिक एसिड है ये फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, और जो फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो FAD जो होता है ये रिड्यूस होकर FADH2 का फॉर्मेशन करता है। और फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, और जो मैलिक एसिड होता है इससे फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है ये फर्स्ट मेंबर कहलाता है साइकिल का। अब 3 पॉइंट ऐसे होते हैं साइकिल में जहां पर NADH का फॉर्मेशन होता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर FADH2 बनता है, और एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP, एक FADH2 और 3 NADH का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि यहां पर एक पायरुविक एसिड की हम बात कर रहे हैं, एक पायरुविक एसिड से एक स्टाइल कोएंजाइम में बनता है, लेकिन एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते नहीं, 2 स्टाइल कोएंजाइम में होंगे। यानी एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी, क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी। तो यहां पर एक पायरुविक एसिड से अगर आप चलें तो 3 CO2 निकले, 4 NADH निकले, एक FADH2 मिला और एक ATP मिला। लेकिन अगर 2 पायरुविक एसिड आप ले लो तो 6 CO2, 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 और 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे यहाँ पर, अगर हम एक ग्लूकोज से कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की। जो NADH और FADH2 हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर है। इस एनर्जी को रिलीज कराने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रही थी। अब यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स आपको याद करने हैं। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 होता है, FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 होता है, जो साइटोक्रोम BC1 होता है ये कॉम्प्लेक्स 3 होता है, जो साइटोक्रोम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जिसके अंदर साइटोक्रोम A और A3 होते हैं ये कॉम्प्लेक्स 4 को रिप्रेजेंट करता है, और ATP सिंथेज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ठीक है। ATP कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पे। अगर एक मॉलिक्यूल NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो 3 ATP बनेंगे, और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर है। यहां पर आप देखो जो प्रोटॉन का एकुमुलेशन है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रोटॉन का एकुमुलेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है, और प्रोटॉन जो है जब ये मूव करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की साइड, तब ATP का फॉर्मेशन होता है। एक ATP को बनाने के लिए 4 प्रोटॉन, ये पहले NCERT ने 2 लिखा था, अब 4 प्रोटॉन करते हो। 4 प्रोटॉन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से पास करते हैं मैट्रिक्स की तरफ, तब एक ATP का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर कंपेयर करें तो फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का CO2 और वाटर में। इसी तरह फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में केवल 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनते हैं। NADH का जो ऑक्सीडेशन NAD में होता है ये फर्मेंटेशन में स्लोली होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन काफी विगरस होती है।
एम्फीबोलिक पाथवे, देखो जो रेस्पिरेटरी पाथवेज को पहले कैटाबोलिक पाथवे माना जाता था, लेकिन अब इसे एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों में इन्वॉल्व होती है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है और इसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करना, तो इसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो ग्लूकोज है वहां से अ, जो पूरी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगी। लेकिन जो दूसरे सब्सटेंस हैं वो ग्लूकोज से शुरुआत नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फैट के बारे में, तो फैट को पहले तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक किया जाता है। अब फैटी एसिड को अगर रेस्पायर करना है, तो फैटी एसिड स्टाइल को एंजाइम ए के लेवल से एंटर करेगा, और अगर ग्लिसरॉल को एंटर करना है तो ये पीजीएल या ट्रायोसफॉस्फेट के लेवल से एंटर करेगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को पहले डिग्रेड किया जाएगा प्रोटीएज के द्वारा अमीनो एसिड में, और जो अमीनो एसिड है उनका डीएमिनेशन कराया जाएगा, और डीएमिनेशन के बाद में ये क्रेब साइकिल में डायरेक्टली एंटर कर सकती हैं, या पायरुवेट के स्तर पे एंटर कर सकती है, स्टाइल को एंजाइम ए के लेवल पे एंटर कर सकती हैं। देख लीजिए आप, प्रोटीन अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड पायरुविक एसिड के लेवल पे एंटर कर सकती है, स्टाइल कोएंजाइम ए के लेवल पे, या फिर डायरेक्टली क्रेब साइकिल के लेवल पे एंटर कर सकती हैं। तो अब जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उससे हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। दिस इज एम्फीबोलिक पाथवे, यानी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक यहां पर है। आरक्यू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब जो आरक्यू होता है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते तो आरक्यू की वैल्यू 1 होती, क्योंकि जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उतना ही CO2 इवॉल्व भी होता है। जैसे यहाँ पर आप ग्लूकोज की इक्वेशन देख सकते हैं, 6 CO2 यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, तो आरक्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन फैट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो आरक्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जैसे ट्राइपोमिटिन नाम की जो फैटी एसिड है, इसमें 102 CO2 रिलीज हो रहे हैं, लेकिन 145 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं, तो आरक्यू की वैल्यू 0.7 होगी। प्रोटीन अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो आरक्यू की वैल्यू 0.9 होती है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन है तो ऑक्सीजन नहीं यूज होगा, तो ऑक्सीजन नहीं होगा जीरो, तो जीरो से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। और ऑर्गेनिक एसिड में आरक्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आती है। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिविंग में 1 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्योर प्रोटीन या फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। अगले चैप्टर पे हम लोग चलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रोथ के बारे में आपको बताया गया है। तो ग्रोथ के बारे में चैप्टर 1 में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो डेवलपमेंट इज सम ऑफ द टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है ये ग्रोथ सभी लिविंग में पाया जाता है ना। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को ग्रोथ कहा जाता है। जैसे अगर लीफ में एक्सपेंशन हो रहा है तो ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट यानी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट में मेरिस्टम की वजह से लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं। डाइकॉट प्लांट की बात करें और जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो इनमें लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, और इनके द्वारा प्लांट अपनी गर्थ को इंक्रीज करता है, यानी प्लांट मोटाई में बढ़ते हैं। इसे सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ मेजरेबल होती है, यानी उसको नापा जा सकता है। ग्रोथ को नापने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे ग्रोथ को हम फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, लेंथ में नाप सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम या सेल नंबर में नाप सकते हैं। जैसे एक सिंगल मेज की रूट एपिकल मेरिस्टम सेल 1 घंटे में 17,500 नई सेल बना देती, तो यहाँ पर सेल के नंबर में ग्रोथ को नाप सकते हैं।
वाटरमेलन की एक सेल 3.5 लाख गुना अपने साइज को बढ़ा सकती, तो यहाँ पर हम सेल के साइज में या वॉल्यूम में नाप सकते हैं ग्रोथ को। इसी तरह पॉलन ट्यूब में जो ग्रोथ होती है इसको मेजर कर सकते हैं लेंथ के फॉर्म में। अगर डॉर्सीवेंट्रल लीफ की ग्रोथ को नापना चाहते हैं तो ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक, ग्रोथ की फेजेस की बात करते हैं तो ग्रोथ में 3 फेजेस होती हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल होती है बेटा, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक जो फेज ऑफ इलोंगेशन होता है, यहाँ पर वैक्यूलेशन बढ़ जाता है, नहीं वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, नया सेल वॉल मेटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। और अगर हम फेज ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो फेज ऑफ इलोंगेशन के बाद में जो फेज ऑफ मैचुरेशन आती है, फेज ऑफ मैचुरेशन में सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेंड कर लेती है, सेल वॉल की थिकनिंग हो जाती है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होते हैं। ज़्यादातर टिश्यू और सेल जो एनाटॉमी में आपने पढ़े हैं वो फेज ऑफ मैचुरेशन में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम को ग्रोथ रेट कहा जाता है। अब ग्रोथ रेट को यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं 2 तरीके से, एक एरिथमेटिक ग्रोथ होती है, दूसरी जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। एरिथमेटिक ग्रोथ की अगर बात करें तो इसमें एरिथमेटिक ग्रोथ में लीनियर कर्व आता है। एरिथमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन है एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, जहाँ पर एल नॉट इनिशियल ग्रोथ होती है, एल टी टी टाइम के बाद जो ग्रोथ या लेंथ होती है, और आर जो होती है ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एरिथमेटिक ग्रोथ दिखाई गई, जहाँ पर लीनियर ग्रोथ आपको नजर आ रही है। दूसरी जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिग्मॉइड या एस शेप का कर्व आता है, जहाँ पर इनिशियल जो ग्रोथ होती है स्लो होती, लैग फेज होती है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज आती है, और उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो डिक्लाइन कर जाती है, तो स्टेशनरी फेज वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर सिग्मॉइड या एस शेप का कर्व मिलता है। जो सिग्मॉइड कर्व है ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है जो कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ज़्यादातर सेल के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है यही पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और उसके बाद स्टेशनरी फेज आ जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो इक्वेशन होती है वो है W1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू पावर आर टी, जहाँ पर W नॉट इनिशियल साइज होता है, W1 फाइनल साइज होता है, R ग्रोथ रेट होता है, T टाइम होता है और E होता है बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। ग्रोथ की कंडीशन की बात करें तो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, वो सब लिखा हुआ है जो जनरली आपसे पूछा नहीं जाता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड रीडिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है? अगर सेल मैच्योर हो जाए, उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए तो हम कहेंगे सेल डिफ्रेंशिएट हो चुकी। जैसे ट्रैकरी एलिमेंट को बनाने के लिए जो सेल होते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती हैं, है ना, तो ट्रैकरी एलिमेंट का जो फॉर्मेशन है वो डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। अब जो डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, जो लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, अगर उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी फिर से आ जाती है तो इस घटना को हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन, तो जो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा परमानेंट सेल होती हैं जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, लेकिन डी डिफ्रेंशिएशन के द्वारा ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम को बनाती हैं। लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और जो कॉर कैम्बियम है, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने वेस्कुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट किया, वेस्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाया, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डिवीजन करने की कैपेसिटी फिर से खत्म हो गई,
इसे हम रीडिफ्रेंशिएशन कहेंगे। तो रीडिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क का बनना, ये रीडिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to the senescence। सीड के जर्मिनेशन से लेके बुढ़ापे तक की सारी घटनाओं को डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक और है, प्लास्टिसिटी का टॉपिक आपको दिया गया है। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिलिन, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। ठीक है, इन प्लांट में जो जुवेनाइल प्लांट की लीव्स होती हैं वो मैच्योर प्लांट से अलग होती हैं। ठीक है, इसका मतलब कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में जो हेट्रोफिलिया, प्लास्टिसिटी होती है, ये फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से होती है। अगर हम बटर कप की बात करें तो बटर कप में क्या होता है, बटर कप में जो हेट्रोफिली होती है वो इन्वायरमेंट की वजह से पाई जाती है। मतलब यहां पर बटर कप में जो प्लांट पानी के अंदर होगा उसमें पत्तियों का शेप अलग होगा, और जो प्लांट पानी के बाहर होगा उसमें अलग तरह की पत्तियां होंगी। तो बटर कप में जो हेट्रोफिली हो ड्यू टू इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, उसमें जो हेट्रोफिली है वो ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्कस्पर में जुवेनाइल फेज में अलग तरह की पत्ती, एडल्ट में अलग है। बटर कप में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अलग तरह की पत्ती, वाटर हैबिटेट में अलग तरह की पत्ती आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के कंट्रोल में होता है। अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर फैक्टर आते हैं, जेनेटिक फैक्टर, और इंट्रासेलुलर फैक्टर आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और अगर हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो इसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में डिटेल में बात करें, यही टॉपिक आपके सिलेबस में है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें पीजीआर कहते हैं। ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। 5 तरह के कंपाउंड यहाँ पर होते हैं, 5 तरह की पीजीआर सिलेबस में आपके हैं। एक है इंडोल कंपाउंड, ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IA भी कहते हैं। एडेनिन डेरिवेटिव की बात करें तो N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, काइनेटिन या इन्हें साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड एब्सिसिक एसिड AB हो जाएगा। टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं जिब्रेलिक एसिड, और गैसियस होता है इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं इनको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को प्लांट ग्रोथ ग्रोथ कुछ पीजीआर ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज कौन कौन से करता है? अगर हम ऑक्सिन की बात करें, जिब्रेलिन की बात करें, साइटोकाइन की बात करें, तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज शो करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी जो होती हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी ये एब्सिसिक एसिड के द्वारा शो किया जाता है ना। जो एब्सिसिक एसिड है ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी वाले ग्रुप में आ जाता है। जो इथाइलिन है ये दोनों ग्रुप में आता है, लेकिन ज्यादातर लार्जली ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक, अब जो डिस्कवरी इसके बारे में बात कर लेते हैं। पांचों ग्रुप की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है, चांस डिस्कवरी है। इन सबकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन के साथ हुई। ठीक है, ऑक्सिन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया FW वेंट से कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। बैकेन डिजीज या फुलिश सीडलिंग ऑफ जो राइस की फुलिश सीडलिंग डिजीज है, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगल पैथोजन के द्वारा होती है। कुरुसावा ने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था। स्कूग एंड मिलर की बात करें तो स्कूग और मिलर के द्वारा
साइटोकाइनिन का पता लगाया गया, साइटोकाइनिन का पता लगाया गया, और स्कूग और मिलर के द्वारा ही काइनेटिन टर्म रखा गया था, काइनेटिन टर्म रखा गया था। कजिन्स की अगर हम बात करें तो कजिन्स ने वोलेटाइल सब्सटेंस का पता लगाया। इन्होंने देखा कि राइपेंड ऑरेंजेस के साथ में अगर कच्चे केलों को रख दिया जाए तो जो कच्चे केले होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। इस वोलेटाइल सब्सटेंस को इथाइलिन के रूप में पता लगाया गया, जो कि एक गैसियस पीजीआर है। मिड 1960s में तीन अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा तीन अलग अलग कंपाउंड का पता चला, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डॉर्मेन। बाद में पता चला कि तीनों केमिकली आइडेंटिकल और इनके लिए एब्सिसिक एसिड का नाम रखा गया। अब हर पीजीआर का एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर, और यही हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से लिया गया, इसका मतलब होता है ग्रो करना। ऑक्सिन को सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ऑक्सिन नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ये एक नेचुरल ऑक्सिन है ना। इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये भी एक नेचुरल ऑक्सिन है, ठीक है। इसके अलावा नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक ऑक्सिन की कैटेगरी में आते हैं। ऑक्सिन का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या क्या यूज़ है? ये इनिशिएट करते हैं रूटिंग को, स्टेम कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करते हैं। ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल के केसेस में। ये अर्ली कंडीशन में फ्रूट और लीफ ड्रॉप को रोकते हैं, लेकिन ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट को ये एब्सिसन उसको गिराने का काम करते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है, एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है, और एपिकल डोमिनेंस की वजह से जो लेटरल या एक्सिलरी बड होती है उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर हम डिकैपिटेशन कर दें, अगर हम सूट टिप को रिमूव कर दें, तो इसकी वजह से लेटरल जो बड होते हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है। इसका यूज टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में किया जाता है। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है टोमेटोज के केस में। ये हर्बिसाइड भी है। 2,4-D जो होता है ये डाइकॉट वीट को किल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को प्रभावित नहीं करता है। वीड फ्री लॉन को बनाने के लिए गार्डनर के द्वारा 2,4-D का यूज किया जाता है। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है। अगला हार्मोन है जिबरेलिन। 100 से ज़्यादा जिबरेलिन का पता लगाया जा चुका है, और इनका जो नाम है GA1, GA2, GA3 ऐसे रखते हैं। अब जो GA3 उसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, और इस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है। जिब्रेलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज कराने का होता है। जैसे ये जो ग्रेप स्टॉक होते हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज कराते हैं, साथ ही साथ एप्पल के फ्रूट को ये इलोंगेट करते हैं और उसके शेप को भी इम्प्रूव करते हैं। ये सेनेसेंस को, बुढ़ापे को डिले करने का काम करते हैं। जी मतलब जिब्रेलिक एसिड जो है ये माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में। शुगर केन शुगर केन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है अपने स्टेम में। अगर शुगर केन क्रॉप पे जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो इससे उसके स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है, जिससे 1 एकड़ में 20 टन की यील्ड इंक्रीज हो जाती है शुगर केन की। अगर जुवेनाइल कोनिफर पे जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो इनमें मैच्योरिटी पीरियड बहुत तेजी से आ जाता है और अर्ली सीड प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। जिब्रेलिन बॉल्टिंग को प्रमोट करते हैं। बॉल्टिंग है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। बॉल्टिंग का फिनोमिना बीट कैबेज में पाया जाता है। तीसरा है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनिन जो होते हैं साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन को कराते हैं, और ये जो काइनेटिन होते हैं ये एडेनिन की मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। एडेनिन एक टाइप का प्यूरिन है, ये भी आप जानते हैं। काइनेटिन को ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA यानी फिश के DNA से निकाला गया था। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है। नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें जो प्लांट में पाए जाते हैं वो जिएटिन है। जिएटिन को कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन लीफ के अंदर कराता है, लेटरल शूट ग्रोथ कराता है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन कराता है। साइटोकाइनिन
एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है और लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। चौथा हार्मोन है इथाइलिन। ये गैसियस पीजीआर है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। जो राइपनिंग फ्रूट होते हैं उनसे बहुत लार्ज अमाउंट में इसका फॉर्मेशन होता है। ये एपिकल हुक फॉर्मेशन कराता है डाइकॉट सीडलिंग में। इथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस को और एब्सिसन को। इथाइलिन हाईली इफेक्टिव होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए। राइपनिंग के समय रेस्पिरेशन के रेट को काफ़ी तेज कर देता है, और रेस्पिरेटरी रेट में जो बढ़ोतरी होती है उसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इथाइलिन ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को। ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को पीनट सीड में। साथ ही स्प्राउटिंग कराता है पोटैटो ट्यूबर में। इथाइलिन रैपिड इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन कराता है डीप वाटर राइस प्लांट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इथाइलिन रूट की ग्रोथ कराता है और रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है। रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है। इथाइलिन इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में। साथ ही ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है मैंगो के केस में भी। ठीक है। अब जो इथाइलिन तो गैसेस पीजीआर है, तो फिर अब इसको यूज कैसे करेंगे? गैस तो यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं वो इथेफोन नाम का कंपाउंड होता है। इथेफोल एक कंपाउंड है जो इथाइलिन का सोर्स होता है। इथेफोन एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में पेड़ों पे यूज किया जाता है, और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इथेफोन स्लोली इथाइलिन गैस को रिलीज करता रहता है। अब इथेफोन का फंक्शन यहाँ पर क्या है? जो इथेफोन होता है ये फ्रूट राइपनिंग को तेज करता है टोमेटोज में, एप्पल में। साथ ही साथ ये एब्सेशन को एक्सिलरेट करता है फ्लावर्स और फ्रूट में, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। साथ ही ये फीमेल फ्लावरिंग को ककम्बर में प्रमोट करता है, जिससे उनकी पैदावार बढ़ जाती है। क्योंकि फीमेल फ्लावर होगा तो फीमेल फ्लावर में ओवरी होगी, और ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। पांचवा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एबीए की बात करें तो एबीए का जो मेन रोल है ये एब्सिसन और डोरमेंसी में होता है। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। एबीए इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। एबीए स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को, और इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एबीए सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, सीड की डोरमेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एबीए जो होता है ये जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक होता है, नहीं उसके अपोजिट फंक्शन करता है।